हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम कक्षा 6 क्लास 6 विज्ञान यानी कि साइंस का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 हमने अपनी पहली वीडियो में कवर कर लिया था। जिसने भी वो चैप्टर देखना है वो मेरी पहले वाली वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम चैप्टर 2 करेंगे क्लास 6 साइंस का। चैप्टर का नाम है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता एवं इसका आधार। जो पदार्थ हैं उनका वर्गीकरण कैसे करना है, उनकी आवश्यकता क्या पड़ी और इसका आधार क्या है, किस बेसिस पे हम किसी भी काम को करते हैं, या हमने यहाँ पे जो वर्गीकरण करना है वो किस आधार पे हम कर रहे हैं। विभिन्न लक्षणों के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। लक्षणों के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण किया जाएगा। अणु एवं परमाणु का संक्षिप्त परिचय। अणु यानी कि मॉलिक्यूल की बात हो रही है, परमाणु यानी कि एटम की बात हो रही है। ठीक है, इनका संक्षिप्त परिचय। चैप्टर शुरू करते हैं। आप अपने स्कूल, घर तथा आसपास अनेक वस्तुएं देखते हैं। हम जब हमारे आसपास कितनी सारी वस्तुओं को देखते हैं जिनका आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जिसे हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे तख्त, कुर्सी, खुरपी, हवा, पेड़ पौधे आदि। ये सभी चीजें जो हमारे आसपास होती हैं। कुछ वस्तुएं मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं और कुछ जो है वो प्रकृति द्वारा पाई जाती है। प्रकृति द्वारा कौन सी वस्तुएं होती हैं? जो हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है, जिसने हमने नहीं बनाया, प्रकृति की वजह से, नेचर की वजह से हमें मिली है। जैसे हवा, पानी, ये सभी नेचर से, प्रकृति से हमें प्राप्त हुआ है। ये सभी पदार्थों से मिलकर बनी होती है। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है। देखिए यहाँ पे पदार्थ के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए हमने इस पोर्शन को अंडरलाइन किया है। तो आप भी अपने बुक में इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। जो स्थान घेरती है तथा जिसका ज्ञानेंद्रियों द्वारा एहसास किया जा सकता है, पदार्थ कहलाती है। अतः प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है तथा उसमें भार होता है। पदार्थ हमारे लिए क्या है? कोई भी वस्तु जिसको हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा एहसास कर सकते हैं। दूसरा, वो स्थान घेरता है और उसमें भार होता है। जिस तरह ये बुक है, इसको मैंने इस टेबल पे रखा है तो एक ये स्थान घेर रही है, उसके अलावा इसमें भार भी है। तो पदार्थ क्या चीज होती है? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है। आइए अब हम कुछ ऐसी चीजों को देखते हैं जो हम निर्जीव वस्तुएं। निर्जीव वस्तुएं कौन सी होती है? वस्तुएं एक तो होती है सजीव और दूसरी होती है निर्जीव वस्तुएं। निर्जीव है जिसमें जीवन नहीं है, जैसे ये पेंसिल है, ये निर्जीव वस्तु है, इसमें जीवन नहीं है। ठीक है, हमारे आसपास की जैसे चीजें हैं, बाल्टी, खुरपी, थाली, पहिया आदि, ये सभी कैसी चीजें? निर्जीव वस्तुएं। इन वस्तुओं को ध्यान से देखिए तथा प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उसको पहचानने का प्रयास कीजिए। ये बता रहे हैं कि हमने ये जो हमारे आसपास की चीजें हैं उनको हम देखेंगे, नोटिस करेंगे और फिर बताएंगे कि वो किस चीज के पदार्थ से बनी है। हम देखते हैं कि कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है तथा ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी होती है। जिसके लिए हम देखिए ये तालिका देखते हैं नीचे। लोहा। अब लोहे से बनने वाली वस्तुएं क्या क्या है? पेच, कील, बर्तन, औजार, यानी कि लोहे से बनने वाली चीजें हमने 4 चीजें लिखी हैं। इसी तरह से हम लकड़ी से बनने वाली चीजें लिखेंगे। जैसे आपके घर में मेज होगा तो हम यहाँ पे मेज लिखेंगे। सीढ़ी होती है घर में, सीढ़ी, उसको लिख सकते हैं। वैसे ही हमें लकड़ी से बनने वाली 4 वस्तुएं यहाँ पे लिखनी है। फिर कांच से, जिस तरह से आपके घर में होता है, ग्लास होता है, ठीक है, तो हम ग्लास लिख सकते हैं। किसी के घर में कांच का टेबल होता है तो हम कांच का टेबल भी लिख सकते हैं। मिट्टी से बनी वस्तुएं लिखनी है। मिट्टी से बनी वस्तुएं जैसे घर में घड़ा होता है, घड़ा जिसमें हम पानी रखते हैं, ठीक है, और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, तो हम मिट्टी के गमले भी होते हैं, उनको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, हमने अपने आसपास की चीजें देखी है और उनको हमने देखा है कि वो वस्तुएं, वो एक पदार्थ और उससे बनने वाली वस्तुएं कौन कौन सी है। ठीक है, अब पदार्थों के वर्गीकरण की आवश्यकता एवं आधार। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या जरूरत पड़ी हमें कि हम ये पदार्थों का वर्गीकरण करें, और उनका आधार क्या रखा हमने?
किसी वस्तु की पहचान उसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर की जाती है। इनका आधार क्या है? कुछ कुछ वस्तुओं की पहचान किस तरह होती है? उनका आकार कैसा है, उनकी बनावट कैसी है, उनका रंग, और हमारे जीवन में उनका उपयोग क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये पॉइंट देखेंगे, वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में हम क्या कर रहे हैं? व्यवस्थित कर रहे हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब हमने उनको अलग अलग वर्ग में रख दिया है। पदार्थों की बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहलाता है। भौतिक वर्गीकरण कौन सा होता है? जब हम उसकी बाह्य संरचना, उसको बाहरी ओर से देख रहे हैं कि वो किस तरह का है, तो वो भौतिक वर्गीकरण कहलाता है। तथा आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। अगर हमने उसकी आंतरिक चीजों को देखा, अंदर की चीजों को, तो वो हमारा किस तरह का वर्गीकरण होगा? रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को ठोस, द्रव या गैस में विभाजित किया जा सकता है। हम जो है वो भौतिक वर्गीकरण कैसे कर रहे हैं? जब हम उसको बाहर से देख रहे हैं। जैसे मैंने कोई चीज ले ली, हमने देखा कि वो ठोस है, द्रव है या गैस है, तो हमने उसके बेसिस पे उसको विभाजित कर लिया। पर अगर हम रासायनिक तरीके से देखेंगे तो वो आंतरिक तरीके से दिखना होगा। जैसे पदार्थ के अंदर के तत्व क्या है या यौगिक क्या है, या वो किन चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, अब इन्हीं लक्षणों के आधार पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे बर्फ है, बर्फ कैसी है? ठोस है। जल कैसा है? द्रव है। और जल वाष्प यानी कि जो भाप होती है, वो क्या है? गैस का रूप है। ठीक है, इस तरह से हम वर्गीकरण करेंगे। इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। मतलब अगर हम भौतिक अवस्थाओं के रूप में इनको डिवाइड करें, उनको अलग अलग करें, वर्गीकृत करें, तो हम अगर भौतिक वर्गीकरण कर रहे हैं तो हम ठोस, द्रव या गैस के बेसिस पे कर रहे हैं। तो वो क्या है? भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी है? पहली ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस। अब ये देखिए यहाँ हमें ठोस, द्रव और गैस के बीच में अंतर बताया गया। ठोस कोई भी चीज कौन सी होती है? जिसके हमेशा, ये मान लीजिए, जो भी चीज जिसके अणु पास पास होंगे वो हमेशा ठोस होगी। जैसे आपके घर में हथौड़ा होगा, हथौड़ा बाहरी है, उसके अणु आस पास हैं, तो इसलिए ठोस के कण देखिए यहाँ पे पास पास है ना। ये देखिए यहाँ पे ईंट दिखाई गई है, इसके कण बिल्कुल पास पास हैं। इसके कण बिल्कुल पास पास होने की वजह से ये ठोस है। ठोस यानी कि सख्त है। तो ठोस पदार्थ के कण बहुत पास पास होते हैं, जिसमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत अधिक है, जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। ठोस पदार्थों के कण अपने स्थान पर लगभग स्थिर होते हैं। इनके कण देखो, इनके बीच में स्पेस नहीं है, इसलिए वो कण क्या है? स्थिर है। स्थिर यानी कि स्टेबल है। स्टेबल होता है कि वो अपनी जगह से कम हिलेंगे भी नहीं अगर वो इतने पास पास हैं। देखिए ये इस तरह से ईंट में जैसे कण होते हैं, तो ईंट ठोस होती है, उसके कण कितने पास पास है यहाँ पर। अब अगर हम यहाँ पर द्रव के कण देखें, तो द्रव के कण देखिए ये इस तरह से दिखाए गए हैं। द्रव यानी कि पानी की बात की गई है यहाँ पे। जैसे ठोस, इसके कण देखिए कितने पास पास हैं। द्रव के कण थोड़े थोड़े दूर है, यानी कि इनके बीच में यहाँ पर स्पेस है। स्पेस होने की वजह से इनके बीच में ठोस के कंपैरिजन में यहाँ पर स्पेस क्या है? कम है। स्पेस कम होने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। ठीक है, मूव करना यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, ये देखिए कण इधर उधर जा रहे हैं। अब अगर हम गैस के कणों की बात करें, तो गैस देखिए, गैस के कण देखो कितनी दूर दूर है। गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे घर में गैस होती है, जैसे ही वो गैस लीक होती है तो पूरे घर में जो है वो स्मेल हो जाती है, महक हो जाती है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि गैस के कण जो है वो बहुत दूर दूर, उनके बीच में आकर्षण बहुत कम होता है और वो दूर दूर जो है वो हवा में फैल जाते हैं। ठीक है, तो गैस के कण दूर दूर होने के कारण ही सारे में इनके जो है फैलते हैं। ठोस एक जगह और स्टेबल रहता है। जैसे ये पेंसिल है, ये ठोस है, ये अगर मैंने इसको ऐसे रखा है तो ये ऐसे की ऐसे ठोस रहेगी। जबकि अगर मैंने पानी की एक बूंद यहाँ पर डाल दूंगी तो वो इधर उधर थोड़ा सा फैल जाएगी।
वहीं अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस हमेशा उड़ जाती है, ठीक है। उड़ना यानी कि उसके कण दूर दूर होने की वजह से उनमें आकर्षण कम होता है। आकर्षण मतलब अट्रैक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ पर ठोस जिसमें कणों के बीच में आकर्षण कम है, आकर्षण ज्यादा है। द्रव जिसके बीच में आकर्षण थोड़ा कम है, और गैस के कणों के बीच में आकर्षण बहुत कम होता है इनकी तुलना में। अतः पदार्थ की अवस्था के आधार, मतलब पदार्थ की हम अवस्था देखेंगे किस तरह की है, वो ठोस है, द्रव है या गैस है, उसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो अगर घर में कोई चीजें होंगी तो हम उसको ठोस, गैस और द्रव में 3 में विभाजित करेंगे, ठीक है। अब हमने दूसरा, ये तो हमने पहला देखा भौतिक अवस्था के आधार पर जो हमने वर्गीकरण किया। दूसरा जल में घुलनशीलता के आधार पर कर रहे हैं हम। जल में घुलनशीलता क्या होता है, घुलना, यानी कि हम उसका मिक्स देख रहे हैं कि जल में क्या चीज मिल जाएगी और क्या चीज नहीं मिलेगी। अब हमने जैसे लिया है नमक, रेत, शक्कर, चौक पाउडर, लकड़ी का बुरादा, ऐसा सब कुछ हमने जो है वो ले लिया है। तो नमक घुल जाता है इसलिए वो घुलनशील है। रेत, आप उसको रेत को घोलेंगे, वो थोड़ी देर बाद नीचे जाके इस तरह से पानी में नीचे जाके सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि वो घुलनशील नहीं है। शक्कर, शक्कर यानी कि चीनी, चीनी पानी में घुल जाती है इसलिए वो क्या है, घुलनशील है। इस तरह से लकड़ी का बुरादा, लकड़ी का बुरादा अगर आप पानी में डालेंगे तो वो घुलेगा नहीं, तो वो क्या हुआ, अघुलनशील हुआ। ठीक है। अब हमने देखा किसी द्रव जैसे पानी में घुलने वाले पदार्थ को घुलनशील बोलते हैं। कौन से होते हैं घुलनशील पदार्थ, जो मिक्स हो जाते हैं पानी में, ठीक है। इसी प्रकार जो पानी में नहीं घुलते वो कैसे पदार्थ होते हैं, अघुलनशील पदार्थ, वो मिक्स नहीं होते। ऐसे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव में घुलनशील परंतु दूसरे में अघुलनशील होते हैं। जैसे नमक पानी में तो मिल जाता है परंतु अगर उसको मिट्टी के तेल में मिलाएं तो वो अघुलनशील रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार आप जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला हमने किया था भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक हमने भौतिक अवस्थाएं देखी जैसे ठोस, द्रव, गैस। दूसरा हमने किसके बेसिस पे किया कि पदार्थ घुलनशील है या नहीं है। अब हमने यहाँ पे देखिए जल के सापेक्ष भार के आधार पर कर रहे हैं। कुछ पदार्थ जल की अपेक्षा भारी और कुछ हल्के होते हैं। अब हमने देखा है कि हम तीसरा वर्गीकरण किसके आधार पे कर रहे हैं कि क्या कुछ पदार्थ जल से जो है वो भारी होते हैं और कुछ जल से हल्के होते हैं पानी से। जैसे कुछ चीजें जो है पानी के ऊपर तैरती हैं, ठीक है, वो हल्की होती हैं, और कुछ डूब जाती हैं तो वो भारी होती हैं। इसके आधार पर भी हम पदार्थों को अलग अलग घर में कर लेते हैं। जैसे सरसों का तेल, क्या वो तैरता है कि डूबता है, वो सरसों का तेल या कोई भी तेल आपका जो है पानी के ऊपर हमेशा तैरता रहता है, तो यानी कि वो जल से हल्का है। मोम कैसा है, तैरता है इसलिए वो जल से हल्का है। लोहे की कील डूब जाती है, वो जल से भारी है। कांच की गोली डूबती है, वो भी जल से भारी है। लकड़ी का टुकड़ा जल से जो है वो हल्का है इसलिए वो तैरता है। तो हमने भार के आधार पे भी यहाँ पे चीजों को वर्गीकृत कर लिया। पहला हमने भौतिक अवस्था के बेसिस पे किया था, दूसरा हमने घुलनशीलता के आधार पे किया था, तीसरा हमने किसके आधार पे किया है, भार के आधार पे, ठीक है। अब हम करेंगे पारदर्शिता के आधार पे। पारदर्शिता क्या होती है, चीजों को आर पार देखने की, जो हम आर पार देख सकते हैं। जैसे लकड़ी है, कांच है, तेल लगा हुआ कागज है, पॉलीथीन है, ऐसे हमने सब चीजें ले ली हैं। वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है वो पारदर्शी कहलाते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। तो जिस चीजों के हम आर पार देख सकते हैं, जैसे कांच होता है ना घर में, या पानी होता है, उसके हम आर पार देख सकते हैं, इसलिए वो पारदर्शी हैं। अब ऐसे पदार्थ जिनके आर पार प्रकाश नहीं देखा जा सकता वो अपारदर्शी कहलाते हैं। कैसे हैं वो, अपारदर्शी। जैसे लकड़ी है, क्या आप उसके आसपास आर पार देख सकते हैं, कागज के आर पार देख सकते हैं। वे पदार्थ जिनके द्वारा थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है उन्हें हम कैसे बोलते हैं, पारभासी बोलते हैं। तो 3 तरह के पदार्थ कौन से हो गए, पहला पारदर्शी जिनके आर पार देखा जा सकता है, अपारदर्शी जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, और पारभासी जिनके आर पार थोड़ा थोड़ा धुंधला देखा जा सकता है। जैसे तेल लगा हुआ कागज होता है
तो उसके आर पार अगर आप देखेंगे तो थोड़ा कुछ धुंधला धुंधला आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब हमने पारदर्शिता के आधार पर भी ये वर्गीकृत कर लिया। अब आपको यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज दी गई है, घर पर, पड़ोस में, विद्यालय के आपके आसपास की चीजों को आपको देखना है, उनको पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब हम जैसे इस तरह से हमारे घर के आसपास हमने चीजें देखी, हमने कहा चमड़े की बेल्ट, क्या आप उसके आसपास आर पार देख पाते हैं? नहीं, तो इसलिए वो अपारदर्शी है। कोई मोटा कपड़ा लिया, क्या उसके आसपास आर पार देख पाते हैं? नहीं, तो इसलिए वो भी अपारदर्शी है। कांच के टुकड़े के आर पार देखा जा सकता है, इसलिए वो पारदर्शी है। पत्थर के आर पार हम नहीं देख सकते, इसलिए वो अपारदर्शी है। अगर हम ट्रेसिंग पेपर देखें, जो ट्रेसिंग पेपर ड्राइंग करने के लिए यूज होता है, ठीक है, तो वो कैसा है? पारभासी है, उसके आर पार हमें थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। अब हमने कठोरता के आधार पे करेंगे। कुछ ठोस पदार्थ जैसे लोहा, लकड़ी, कांच के टुकड़े, रुई, ऊन, रबर की गेंद, स्पंज आदि लीजिए। अब हमने क्या है, देखेंगे हम कि कैसा है, कठोर पदार्थ है मुलायम। तो वो पदार्थ जो आसानी से दब जाते हैं वो कैसे होते हैं? मुलायम पदार्थ। और जो आसानी से उंगलियों से नहीं दबाए जा सकते उन्हें कैसे कहते हैं, कैसे पदार्थ होते हैं? वो कठोर पदार्थ। ठीक है, तो हमने कठोरता के आधार पे एक वर्गीकरण किया है। तो कठोरता के आधार पे हमारा वर्गीकरण कैसा हुआ? कुछ मुलायम वस्तुएं और कुछ कठोर वस्तुएं। फिर इसके बाद हम देखेंगे चुंबक से चिपकने वाले पदार्थ और चुंबक से ना चिपकने वाले पदार्थ। तो ये हमने चुंबक के सापेक्ष के व्यवहार के आधार पे किया है। जैसे लोहा है, वो चुंबक से चिपक जाता है तो हम उसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कुछ पदार्थ जो वो आकर्षित नहीं होते चुंबक से, वो अचुंबकीय पदार्थ होते हैं। अगर मैंने नमक के अंदर लोहे की कील डाल दूं तो अगर आपको उसको अलग करना हो तो आप चुंबक से उसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि वो कैसे पदार्थ हैं? चुंबकीय हैं। और कुछ पदार्थ होते हैं जो चिपकेंगे नहीं, जैसे नमक, वो चिपकेगा नहीं, तो नमक से लोहे की कील आराम से अलग की जा सकती है। ठीक है, अब हमने देखा है पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई। ये जो पदार्थ हैं जो आपके आसपास है, जो पदार्थ हमने क्या बताया था? कोई भी वस्तु जो जगह घेरती है और जिसमें भार होता है। ठीक है, अब हमें उनकी मौलिक इकाई बता रहे हैं कि वो किस चीजों के से मिलके बने होते हैं। पदार्थ स्वयं सूक्ष्म कणों से मिलके बने होते हैं, जिन्हें अणु या परमाणु कहते हैं। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, अणु कहलाता है। किसी तत्व के सभी अणु एक समान होते हैं तथा भिन्न भिन्न तत्वों के अणु में गुण कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए, कोई भी पदार्थ जो है वो अणु या परमाणु से मिलके बना होता है। तो अणु क्या चीज है? सबसे छोटी इकाई। ठीक है, वो हमारी अणु है। वो अकेला रह सकता है, वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, क्योंकि उसमें सभी गुण जो है वो होते हैं। और किसी तत्व के सभी अणु एक समान होते हैं या भिन्न भिन्न तत्वों के अणु गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, अब परमाणु, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता वो परमाणु होता है, और जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो अणु होता है। ठीक है, अब इसके अलावा हम देख रहे हैं अणु तथा परमाणु को नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है। ये इतने छोटे छोटे इकाई हैं कि इनको आप अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। परमाणु आपस में संयुक्त होकर अणु का निर्माण करते हैं। देखो, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, इसलिए ये मिलके क्या करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। समान परमाणु के संयोग से जो तत्व के अणु बनते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और भिन्न परमाणु के यौगिक से जो अणु बनते हैं, जैसे जल में क्या होता है? जल को बोलते हैं H2O। इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यानी कि वो संयोग से यौगिक के अणु बनाते हैं। वो मिक्स होके तब 2 परमाणु मिलके अणु बना रहे हैं। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 लिखते हैं, जिसमें 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। अब इसके अलावा हमने इनके देखा है कि हम परमाणु के बारे में और जानेंगे। इनमें 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है: प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, ये उदासीन होता है। प्रोटॉन को P से, इलेक्ट्रॉन को E से और न्यूट्रॉन को N से दिखाया जाता है।
ठीक है, अब हमने जो भी यहाँ सीखा है उसको हम पढ़ लेते हैं। प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है और उसमें भार होता है। पदार्थों का वर्गीकरण हमने आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर किया था। किसी वस्तु को बनाने में एक ही पदार्थ का प्रयोग हो सकता है अथवा वस्तु कई और पदार्थों से मिलकर भी बनी हो सकती है। पदार्थ का वर्गीकरण विलयता, पारदर्शिता, कठोरता, चुंबकीय आदि के आधार पर किया जाता है। हमने करा था ना, विलयता यानी कि वो मिक्स होती है पानी में कि नहीं, पारदर्शिता यानी कि उसके आर पार देखा जा सकता है कि नहीं, कठोरता जिसमें हमने कठोर देखा था कितने वो कठोर है, ठीक है। चुंबकत्व यानी कि अगर वो चिपक जाती है चुंबक से तो वो चुंबकीय होती है अथवा वो अचुंबकीय होती है। अब इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम क्वेश्चन के आंसर कराएंगे। ओके, थैंक यू।